हे हेलो, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ इन्यूमरेशन और सेंसस मेथड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग मेथड को। तो सैम्पलिंग मेथड क्या होता है ये तो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि जहाँ पे आप पॉपुलेशन की हर यूनिट को स्टडी ना करके उसमें से एक सैम्पल को सेलेक्ट करते हो, उसकी स्टडी करते हो और उसके बेसिस पे पॉपुलेशन के लिए आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ सैम्पलिंग, मतलब अच्छे सैंपल के लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आता है ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स, मतलब हमारे सैंपल के अंदर पूरे यूनिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मतलब उसका पूरा रिप्रेजेंटेटिव वो होना चाहिए। सेकंड आता है एडिक्वेट सैंपल साइज, मतलब हमारा सैंपल साइज बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था खाना टेस्ट करने का, अगर आपको कोई बहुत थोड़ा सा खाना टेस्ट करने के लिए दे तो आप उसको टेस्ट करके भी नहीं बता पाओगे कि वो खाना कैसा बना है, ठीक है, टेस्ट ही नहीं आता, बोलते थोड़ा सा और खिलाओ। तो ऐसे में अगर हमारा सैंपल साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो हम उस सैंपल की स्टडी करके पॉपुलेशन के लिए कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारा पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा एडिक्वेट होना चाहिए। थर्ड है बायस फ्री। बायस का मतलब होता है कि कोई भेदभाव नहीं करना है आपको, किसी के साथ बायसनेस नहीं करनी है, मतलब आपकी इच्छा हुई उससे सेलेक्ट किया, इच्छा हुई उससे सेलेक्ट नहीं किया, तो ऐसी कोई बायस टेंडेंसी आपको नहीं रखनी है। फोर्थ है लॉजिकल सैंपल कलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो ना तो आपको लॉजिक लगा के करना है, जनरल नॉलेज के साथ और लॉजिक के साथ डेटा को कलेक्ट करना है। फिफ्थ आता है कंसिडर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी जब भी आप कोई स्टडी करते हो ना तो किसी ऐसे से आपको सलाह ले लेनी चाहिए जिसको इस फील्ड के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज है, यानी कि जिन्होंने पहले ऐसी कोई रिसर्च या स्टडी की हुई है, आपको उनसे पहले एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को आपको कंसिडर करना चाहिए। सिक्स्थ आता है रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल का यहाँ पे मतलब है कि ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, मतलब हर यूनिट के पास चांस होना चाहिए सेलेक्ट करने का। ज़रूरी नहीं है वो सेलेक्ट हो जाएगी, लेकिन उसके पास चांस तो होना चाहिए सेलेक्ट करने का, यानी कि वही बायस फ्री होनी चाहिए। सेवेंथ आता है होमोजेनिटी एंड स्टेबिलिटी, यानी कि आपका जो सैंपल है ना बहुत ज़्यादा स्केयर्ड नहीं होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें होमोजेनिटी और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर होमोजेनिटी और स्टेबिलिटी नहीं हुई तो आप उसके ऊपर कोई भी टेस्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे, उसकी स्टडी नहीं कर पाओगे, ठीक है। एट्थ आता है एडिक्वेट प्रोपोर्शन। एडिक्वेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि आपका सैंपल साइज जो है वो आपके यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपका सैंपल साइज भी बड़ा होना चाहिए, और अगर आपका यूनिवर्स पॉपुलेशन छोटा है तो आपका सैंपल साइज छोटा हो सकता है। तो यानी आपके जो भी सैंपल है वो यूनिवर्स के प्रोपोर्शन में बिल्कुल एडिक्वेट होना चाहिए। नाइन्थ आता है सक्सेस डिपेंड्स ऑन लैक ऑफ बायसनेस। इसका मतलब क्या है कि आपने जो सैंपल कलेक्ट किया है, इसकी स्टडी की है, ये सक्सेसफुल होगी या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना बायस फ्री काम किया है, यानी भेदभाव के बिना काम किया है। जितना बायस फ्री होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस है आपके सैंपल के सक्सेस होने की। तो ये थे एसेंशियल्स ऑफ सैम्पलिंग। तो अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स की। अगर हम मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है सेव मनी, टाइम एंड लेबर, क्योंकि सैम्पलिंग मेथड में आप हर यूनिट की स्टडी नहीं करते हो तो आपका पैसा, टाइम और लेबर तीनों की बचत होती है। सेकंड आता है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज। आपके यहाँ पे रिसोर्सेज उतने नहीं लगते जितने सेंसस मेथड में लगते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन आप फिर भी उतनी निकाल सकते हो जितने की उसमें चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है लिमिटेड रिसोर्सेज से। थर्ड आता है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंक्लूजन, मतलब आपका इसमें जो भी कंक्लूजन निकलता है ना वो रिलायबल होता है और उस एक्यूरेट भी होता है, एक हद तक एक्यूरेट होता है और रिलायबल भी होता है। फोर्थ आता है मोर साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब क्या है
कि बहुत ही सही तरीका है ये करने का, साइंटिफिक तरीका है ये करने का, ईजी टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत सारा डेटा नहीं होता कलेक्ट करने को या बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैंडल करने को, इसलिए इसको आप इजीली मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की। तो सबसे पहले आता है लेक ऑफ कंप्लीट एक्यूरेसी। यहाँ पे आपको कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं मिलती जैसा कि सेंसस मेथड में होता है, क्योंकि आप हर यूनिट से डेटा कलेक्ट करते हो उसमें, तो आपके पास कंप्लीट एक्यूरेसी होती है। यहाँ पे लिमिटेड एक्यूरेसी होती है, यानी एक हद तक एक्यूरेसी होती है, कंप्लीट नहीं होती। सेकंड, मिसलीडिंग रिजल्ट्स। मिसलीडिंग रिजल्ट्स क्यों? क्योंकि अगर आपके पूरे प्रोसेस में कहीं भी थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है, चाहे जानबूझ के की गई हो या गलती से हुई हो, तो ऐसे में आपका रिजल्ट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, मिसलीडिंग हो जाता है, यानी कुछ और ही रिजल्ट आपका निकल जाता है। थर्ड आता है लेक ऑफ होमोजेनिटी, यानी अगर आपके डेटा में होमोजेनिटी नहीं है ना तो आप सैम्पलिंग मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। फोर्थ आता है नीड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, नीड ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज। नीड ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज क्यों? क्योंकि ये जो सैम्पलिंग मेथड है इसे हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, इसके लिए आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको इसके टूल्स और टेक्निक्स पता होने चाहिए, तभी आप ये मेथड को यूज़ कर सकते हो, इसीलिए इसके अंदर आपको स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत। तो अब हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। मतलब हमारा सैंपल अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एसेंशियल्स होने चाहिए। पहला आता है होमोजेनिटी, ये तो हम बात कर चुके हैं, होमोजेनिटी होनी चाहिए, यानी कि एक सेम डेटा होना चाहिए, मतलब बहुत स्कैटर्ड डेटा नहीं होना चाहिए, बहुत बिखरावा नहीं होना चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए। सेकेंड आता है रिप्रेजेंटेटिवनेस, यानी हमारे पूरे यूनिवर्स को वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मुझे सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में कुछ स्टडी करनी है, यानी 12th बोर्ड के बारे में स्टडी करनी है, तो मैं सिर्फ एक स्ट्रीम से डेटा नहीं कलेक्ट करूँगी, मैं कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स, ऐसे हर एक फील्ड से डेटा कलेक्ट करूँगी, तो तभी तो मेरा सैंपल जो है पूरा रिप्रेजेंटेटिव होगा। अगर मैंने मान लो कि सिर्फ कॉमर्स के बच्चों को ले लिया, साइंस और दूसरे ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के बच्चों को नहीं लिया, तो क्या मेरा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव बन पाएगा 12th बोर्ड के लिए? नहीं। तो इसका मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसके अंदर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। थर्ड आता है इंडिपेंडेंस, यानी कि बायस फ्री होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डेटा कलेक्ट करना चाहिए। फोर्थ आता है एडिक्वेसी, यानी कि प्रपोर्शन एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब जितना ज़रूरी है उतना सैम्पल साइज़ हमारा होना चाहिए, यानी एडिक्वेट सैम्पल साइज़ होना चाहिए। ये होते हैं एसेंशियल्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड हम करते क्यों हैं? पहला तो होता है टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस यानी कि कंक्लूजन हमें क्या ड्रॉ करने होते हैं? पॉपुलेशन पैरामीटर्स। पॉपुलेशन पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो भी हम मीन और डिस्पर्जन निकालते हैं वही हमारे लिए हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पे हम सैम्पल के लिए यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स। राइट। अब सेकेंड होता है हमारा टेस्टिंग ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस क्या कि हमारा डेटा कितना करेक्ट है या फिर हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, ऐसे इसके लिए हम बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं। वो टेस्ट कौन से हैं, क्या है, कौन कौन से होते हैं, क्या प्रूव करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पर फिलहाल हम ये देख लेते हैं टेस्टिंग ट्रूथफुलनेस। टेस्टिंग ट्रूथफुलनेस का मतलब क्या है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो भी था ये इसको कलेक्ट करने का, उसके लिए हम बहुत सारे टेस्ट अप्लाई करते हैं और फिर हम लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ सैम्पलिंग की। जब हम बेसिस ऑफ सैम्पलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और सेकेंड है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी की, तो ये लॉ कहता है, ये लॉ सबसे पहले तो डिराइव कहाँ से हुआ है? डिराइव्ड फ्रॉम मैथमेटिकल theory of probability. This law is derived from the mathematical theory of probability. इसका मतलब क्या है कि ये मेथड जो है प्रोबेबिलिटी की थ्योरी से निकला है। ये लॉ कहता क्या है कि जो भी हमारा सैंपल है ना वो हमें रैंडमली सेलेक्ट करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट बीइंग रैंडम,
ठीक है। तो रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए। ये कहता है कि जितना हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं, रैंडम सिलेक्शन का मतलब होता है ईच एंड एवरी यूनिट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, मतलब हर यूनिट के पास चांस है सेलेक्ट होने का। तो जब भी हम रैंडम सैंपल करते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव डेटा होता है, ठीक है। अगर हम कोई भी बायसनेस करते हैं या रैंडम सिलेक्शन नहीं करते हैं तो वो फुल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। जबकि ये मेथड कहता है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं यानी कि रैंडम सिलेक्शन करते हैं तो हमारा जो भी सैंपल है ना वो पूरा रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारे यूनिवर्स के। और ये एक चीज़ और कहता है कि यहाँ पे जो हमारा सैंपल साइज़ है ना वो एडिक्वेट होना चाहिए, यानी थोड़ा बड़ा साइज़ होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा हम साइज़ लेंगे ना वो उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव और एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। सेकेंड आता है हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर बहुत ही ईजी सा लॉ है। सिर्फ ये इतना सा बोलता है कि जितना बड़ा आपका सैंपल साइज होगा उतना ही आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट निकल कर आएगा। एक चीज़ और, ये लॉ कहता है कि जितना आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा होगा ना तो आपके पास वेरिएशंस कम होंगे। वेरिएशन कम कैसे होंगे? कई बार होता है हमारा डेटा स्टेबल चलता चलता कई बार बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है और कई बार बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो ये जो स्टेबिलिटी है, ये जो वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशंस ख़त्म हो जाते हैं अगर हम लार्ज डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी सैम्पल साइज़ अगर हमारा बड़ा है तो हमारे जो ये वेरिएशंस हैं ये एक दूसरे को ऑफसेट कर देते हैं। कुछ बड़ा है तो कुछ छोटा है, तो ये जो बड़ा और छोटा एक दूसरे को ऑफसेट करके हमारा डेटा स्टेबल बना देते हैं। तो यही चीज़ हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि हमारा सैम्पल साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारे जो वेरिएशंस है ना ये एक दूसरे को ऑफसेट करके हमारे डेटा को स्टेबल बना देंगे। तो ये हमारे दो लॉज होते हैं। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी जो कहता है कि रैंडम सिलेक्शन करना चाहिए, बट इसकी लिमिटेशंस क्या है कि एक तो ये कहता है कि हमेशा रैंडम सैंपल ही करो जो कि पॉसिबल नहीं होता। दूसरा ये कहता है कि हमारा जो सैंपल साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एडिक्वेटली बड़ा होना चाहिए। सैंपल साइज़ अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो ये लॉ अप्लाई नहीं करता। तीसरी चीज़ ये कहता है कि ये लॉ जो है ये साइंटिफिक नहीं है, लेकिन फिर ये वाला जो कहता है कि ये कहता है मेथड साइंटिफिक नहीं है लेकिन फिर भी ये हमें एक रीजनेबल एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारे दो लॉज हैं, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, जो कहते हैं कि एक तो रैंडम सैंपल होना चाहिए और वो भी बड़ा सैंपल होना चाहिए। तो जितना बड़ा सैंपल उतना एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। यहाँ पे हमारे ये दो लॉज वगैरह ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम मेथड्स पढ़ेंगे कि किन किन मेथड से हम सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। सैंपल सिलेक्शन के मेथड्स पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। इस चैप्टर के नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर।